तो ये जो हमारी क्लास है इसमें हमारे दो पार्ट हैं। ठीक है, मेरे पास एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, अब मैं उसकी एस्टिमेशन करना चाहता हूँ। तो जो 12.9 है ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि मुझे पता चल जाना चाहिए क्वालिटेटिव मतलब इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट कौन से एलिमेंट से मिलकर के बना है। और आगे चल करके क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे जिसमें ये बता देंगे इतने परसेंट ऑक्सीजन है, इतने परसेंट नाइट्रोजन है। ये नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में ये कह रहे हैं क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में कह रहे हैं 12.9.1 में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर सेकेंड क्लोराइड। ठीक है, तो कॉपर सेकेंड मतलब सॉरी कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। तो जो क्यूपरिक ऑक्साइड है इसकी प्रेजेंस में कार्बन CO2 में और हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो तो मैं क्या करूँगा, क्यूपरिक ऑक्साइड के साथ इसको हीट करूँगा और जो गैसेस निकलेगी अगर वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू कर दे, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन है। ये वाटर क्या करता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू कर देता है, और लाइम वाटर को मिल्की कर दे तो इसका मतलब इसमें कार्बन है। तो CO2 है, इसका मतलब का CO2 कहाँ से आएगी, कॉपर से तो आएगी नहीं, इसका मतलब कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ गया। ठीक है, तो ये तो इनका टेस्ट हो गया, तो दो ये रिएक्शन लिख दिए गए। बाकी जितने टेस्ट हैं इनके लिए कि टेस्ट है, इसका नाम है लेसाजनेस टेस्ट। ठीक है, तो कह रहे हैं नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लेसाजनेस टेस्ट। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवैलेंट फॉर्म इनटू द आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। तो एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, साथ में सोडियम मेटल डालेंगे, हीट करके उनको फ्यूज करा देंगे। तो सोडियम जो है, अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन जनरली प्रेजेंट होता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के साथ मिलकर के सोडियम का साइनाइड बना देगा। ठीक है, तो ये लेसाजनेस टेस्ट तब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के रिएक्शन से होता है, बट कार्बन चूंकि नॉर्मली प्रेजेंट होता ही है इसलिए लेसाजनेस टेस्ट दे देता है। सल्फर होगा तो सोडियम का सल्फाइड बना देगा, हेलोजन होगा तो सोडियम का हेलाइड बना देगा, मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी होगा। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो इस तमाम तरह के सल्फाइड्स के, हेलाइड के, इन सबके टेस्ट हम लोगों ने पढ़ने हैं। यहाँ पर भी मैं पढ़ाऊंगा और उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। तो हम टेस्ट कर लेंगे कि सल्फाइड प्रेजेंट है या नहीं, हेलाइड प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, तो ये करके देखते हैं। तो कह रहे हैं साइनाइड, सल्फाइड एंड हेलाइड्स ऑफ सोडियम सो फॉर्म्ड ऑन द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग इट विद डिस्टिल्ड वाटर। दिस एक्सट्रैक्ट इज नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो बेसिकली क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया, उसके अंदर सोडियम डाला, हीट किया, और उसके बाद डिस्टिल वाटर डाल करके जो भी सॉल्ट थे उसको पानी में डिजोल्व कर लिया, और एक मेरे पास सोल्यूशन आ गया जिसको हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं। उसमें पानी में सोडियम के वो सारे सॉल्ट, चाहे वो सल्फाइड हो, चाहे हेलाइड हो या साइनाइड हो, वो डिजोल्व होकर के आ गए। अब एक एक करके टेस्ट करेंगे। तो ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, यहाँ पर हम कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात नहीं करेंगे। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रिएजेंट है। जैसे साइनाइड के क्या करते हैं, पहले फेरस आयन के साथ, फेरस सल्फेट होता है आयरन का सल्फेट, उसके साथ हीट करते हैं तो फेरो साइनाइड आयन बना लेता है FeCN6 4- 4- का मतलब क्या हुआ, आयरन की वैलेंसी +2 है। ठीक है ना, और जो फेरो साइनाइड आयन है इसको इन्होंने हेक्सा सायानोफेरेट कह रखा है। ठीक है, इसको जब हम लोग आयरन 3 फेरिक क्लोराइड जैसी किसी चीज के साथ ट्रीट करते हैं तो फेरी फेरोसाइनाइड बन जाता है। फेरी फेरोसाइनाइड का मतलब क्या हुआ, जो आयरन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो Fe3+ है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो Fe2+ है। तो इसके ऊपर 3+ चार्ज है और उधर नेगेटिव चार्ज 4- है, तो Fe4 और FeCN6 थ्राइस हो गया, साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। इसका एक खास तरह का प्रशियन ब्लू कलर आ जाता है। तो अगर मान लो फेरस सल्फेट के साथ हीट करने के बाद फेरिक क्लोराइड डालने पे प्रशियन ब्लू कलर आ जाए तो इसका मतलब साइनाइड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, साइनाइड आयन प्रेजेंट है, इसका मतलब एक्चुअली नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेसाजनेस टेस्ट में इस तरीके से हम लोग नाइट्रोजन को डिटेक्ट कर लेते हैं। सल्फर को डिटेक्ट करने के दो टेस्ट हैं,
एक तो हम क्या करते हैं, लेड एसिटेट ऐड कर देते हैं, ठीक है, सोल्यूशन को एसिडिफाइड मतलब ऐसे एसिटिक एसिड से एसिडिफाई करके उसमें लेड एसिटेट ऐड कर देते हैं, तो सल्फाइड आयन जो है वो लेड के साथ प्रेसिपिटेट दे देता है, लेड सल्फाइड का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है, उससे पता चल जाता है कि सल्फर प्रेजेंट है। दूसरा इन्होंने कहा कि एक ये कंपाउंड होता है साइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, तो ये जो नाइट्रोप्रोसाइड आयन है वो FeCN5NO2- आयन होता है, तो सल्फाइड यूज करने में जिसका NO है वो NOS में कन्वर्ट हो जाता है और ये वॉयलेट कलर दे देता है, ठीक है, सल्फर की प्रेजेंस में। तो या तो मैं लेड एसिटेट डाल करके ब्लैक प्रेसिपिटेट पा जाऊं तो सल्फर प्रेजेंट है, या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने में वॉयलेट कलर आ जाए तो इसका मतलब सल्फर प्रेजेंट है। तो ये हमें सब याद रखना पड़ेगा कि इस कंपाउंड के लिए ये रिएजेंट यूज किया जाता है तो ये कलर मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है या कैसे मिलता है ये पता, ठीक है। अब इन्होंने कहा कई बार ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें जिसमें साइन मतलब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं। जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो कई बार साइनाइड ना बनने के बजाय थायोसाइनेट बन जाता है, बिकॉज सल्फर कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर के SCN- बना लेते हैं। तो उसका टेस्ट जो है वो फेरिक आयन डाल करके होता है, फिर फेरिक आयन के साथ ये प्रशियन ब्लू कलर ना दे करके ब्लड रेड कलर दे देता है। तो अगर तुम्हारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट फेरिक आयन के साथ ब्लड रेड कलर दे दे तो इसका मतलब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। हालांकि ये कह रहे हैं कि अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में एक्सेस ऑफ सोडियम डाला होता तो अगर थायोसाइनेट बनता भी तो एक्सेस ऑफ सोडियम उस थायोसाइनेट को ब्रेक करके साइनाइड और सल्फाइड बना लेता, तो मेरा साइनाइड मतलब साइनाइड का टेस्ट अलग आता और सल्फाइड का टेस्ट अलग आता। तो अगर बेसिकली सोडियम कम होगा तो साइनाइड और सल्फर का टेस्ट नहीं आएगा और फेरिक आयन के साथ ब्लड रेड कलर मिलेगा। वो एक तरीका है कि हम ये जान लें कि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, और अगर एक्सेस सोडियम डाला है तो साइनाइड का टेस्ट अलग आएगा, सल्फाइड का टेस्ट अलग आएगा। तो भी ये बता रहा है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। तो एक प्रेजेंट है तो एक ही चीज आएगी, अगर एक्सेस सोडियम है तो दोनों प्रेजेंट है, दोनों एक साथ। तो इसमें यही बात ध्यान देने वाली होती है कि सोडियम कम होने पे साइनाइड आयन और सल्फाइड आयन टेस्ट नहीं देते हैं, थायोसाइनेट का टेस्ट एक साथ आता है। फिर हेलोजेंस का टेस्ट बड़ा सिंपल है। हेलोजेंस जो है वो AgNO3 के साथ अपने हेलाइड बना लेती हैं, ठीक है। तो AgCl, AgBr या AgI बन जाएगा, ठीक है। AgF के बारे में ज्यादा पढ़ाते नहीं है। तो ये कह रहा है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड एंड देन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट, अ वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। तो होता क्या है, ये हम लोग आगे चल करके इनऑर्गेनिक टेस्टिंग में भी पढ़ेंगे कि AgNO3 के साथ AgCl, AgBr और AgI तीनों ही प्रेसिपिटेट दे देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को डिस्टिंग्विश कैसे करें, इसके लिए कोई एक और टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसमें एक तो उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो AgCl है वो व्हाइट है, AgBr थोड़ा सा मतलब ऑफ वाइट कहते हैं, येलोइश वाइट है, और AgI जो है वो येलो कलर का है, ठीक है। तो अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है और उसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पे उसमें डिसॉल्व हो जाए तो इसका मतलब ये AgCl है और ये क्लोराइड का टेस्ट है। अगर येलोइश यानी कि वही ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्पैरिंगली सॉल्युबल है, थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व हो जाए, ज्यादा डिसॉल्व ना हो जाए, तो ये ब्रोमीन का टेस्ट है, ब्रोमाइड है इसका मतलब। और अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, बिल्कुल येलो कलर का, और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल है, तो ये आयोडाइड का टेस्ट है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर जो मैंने पीछे AgNO3 डाला था उसका कारण ये था कि नाइट्रोजन और सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड ऑफ सोडियम फॉर्म ड्यूरिंग द लेसाइजिनेस टेस्ट। अदरवाइज क्या हो जाएगा, सिल्वर के साथ जैसे साइनाइड होगा तो क्लोराइड का प्रेसिपिटेट नहीं कराने देगा, या सल्फाइड होगा तो सिल्वर सल्फाइड का अपना आई थिंक व्हाइट कलर का उसका भी कलर होता है, मुझे याद नहीं Ag2S का क्या कलर है, पर सिल्वर का सल्फाइड प्रेसिपिटेट करा देगा। तो HNO3 का क्या काम है कि अगर कंपाउंड ऐसा भी तो हो सकता ना कि क्लोरीन भी हो सल्फर भी हो,
तो अगर नाइट्रोजन या सल्फर भी प्रेजेंट होंगे तो जो साइनाइड और सल्फाइड हैं उनको डिकम्पोज करा दे ताकि खाली हेलोजन का ही टेस्ट आए, वो इस टेस्ट में इंटरफेयर ना करें। ठीक, अब फाइनली टेस्ट आ गया, टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसके लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट से नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं कंपाउंड इज हीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे सोडियम परऑक्साइड, द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फेट, द सोल्यूशन इज बॉइल्ड विद नाइट्रिक एसिड। तो बाकी सब चीजों में सोडियम यूज कर रहे थे क्योंकि सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट था। ठीक है, तो अलग डायरेक्शन था, यहां पर सोडियम परऑक्साइड यूज कर रहे हैं ताकि वो, क्योंकि मैं फॉस्फाइड नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि फॉस्फेट बन जाए, तो हम उसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो जो भी मेरा फॉस्फोरस है वो फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस सोल्यूशन इज बॉइल्ड विद नाइट्रिक एसिड एंड देन ट्रीटेड विद अमोनियम मॉलिबिडेट, एक कंपाउंड है। अ येलो कलर और प्रेसिपिटेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। तो इन्हें बताया कि सोडियम का फॉस्फेट या जो भी चीज फॉस्फेट है वो नाइट्रिक एसिड के साथ फॉस्फोरिक एसिड बना देगा, जो कि अमोनियम मॉलिबिडेट एक कंपाउंड है। अमोनियम के 2 आयन और मॉलिबिडनम का MO4 मतलब 2- आयन है, मॉलिबिडेट आयन है। ये फॉस्फेट आयन के साथ ये अमोनियम फॉस्फो मॉलिबिडेट बना देता है। इसका फॉर्मूला याद करने में क्या है, एक तो अमोनियम फॉस्फेट, डबल सॉल्ट है एक तरह का, एक तो अमोनियम फॉस्फेट है तो फॉस्फोरस की वैलेंसी 3- होती है फॉस्फेट की, इसलिए NH4 3PO4 हो गया, और उसके अलावा 12 MOO3 होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट हो गया। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है यहां पे भी इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर हम लोग इनऑर्गेनिक टेस्टिंग पढ़ेंगे तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अगली बात आ गई क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अभी तो क्या था, खाली मुझे पता लगा इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है या सल्फर है या क्या कंपाउंड है। अब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस की कार्बन और हाइड्रोजन की। ठीक है, तो इधर से क्या किया, देखो इन्होंने ये जो फिगर 14.14 है इसको ध्यान से देखो। इन्होंने क्या किया है, एक प्लेटिनम की बोर्ड में अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड वे करके रख दिया है, कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और इधर से प्योर ड्राई ऑक्सीजन भेज रहे हैं और जो सैंपल है उसको हीट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब सैंपल को हीट करोगे तो चीज़ों को ऑक्सीडाइज करा देगी। तो जो भी कार्बन होगा वो CO2 में और हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने इक्वेशन लिख दी, CXHY हो जाएगी, वो X + Y/4 O2 के साथ X CO2 और Y/2 H2O दे देगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो वेपर उड़ करके आई इसको CuO पैलेट से पास करते हैं। CuO जो है वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पीछे मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन देकर के खुद कॉपर बना लेता है। तो मान लो कुछ मीथेन बन करके उड़ जाए, रिएक्शन कंप्लीट वहां पे ना हो तो वो CuO में कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है ना, कोई मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ना बने, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, तो कहीं पर मान लो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कुछ 19-20 कमी रह गई हो, तो वो CuO पैलेट्स के थ्रू जब पास होगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, इस जो भी फ्यूम है इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन होगी क्योंकि ऑक्सीजन मैंने पास कराई थी, और जो कार्बन और हाइड्रोजन होगा वो CO2 और H2O के फॉर्म में होगा। तो पहले इसको मैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू पास कराऊंगा, तो जो भी H2O है वो यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर KOH सोल्यूशन से पास कराऊंगा तो जो CO2 है वो यहां एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एक्सेस ऑफ O2 दोनों में एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो बबल आउट कर जाएगी। अब मैं बाद में, मुझे इनिशियल वेट तो पता ही होगा कैल्शियम क्लोराइड का, बाद में वेट कर लूंगा, दोनों के डिफरेंस से पता चल जाएगा कि CaCl2 का वजन कितना बढ़ा, उससे पता चल जाएगा कितना वाटर एब्जॉर्ब किया, और KOH सोल्यूशन का वेट कितना बढ़ा, उससे पता चल जाएगा कितना CO2 एब्जॉर्ब किया। तो अगर मान लो मेरे पास 1 ग्राम चीज था जिसमें इतना वाटर था, तो उससे बैक कैलकुलेट कर लेंगे कितना हाइड्रोजन था, इतना CO2 था, तो बैक कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना कार्बन था। तो फिर सिंपल यूनिटरी मेथड लगा कर काम कर लेना है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम 12.20, ऑन कंप्लीट कंबस्शन 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.198 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
अब कार्बन डाइऑक्साइड में 0.44 मतलब 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.198 ग्राम में इंटू 12/44 इतने ग्राम कार्बन है, और अपॉन 0.246 कर लिया टोटल मास, इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लिया, तो 22% है, 21.95% आ गया। तो सिंपल सी बात है, इतने कार्बन डाइऑक्साइड में 44 में 12 है, तो इतने कार्बन डाइऑक्साइड में इतना कार्बन है डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100। ऐसे ही इनका 0.1014 ग्राम ऑफ वाटर आया, तो 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 2/18 इंटू 0.1014 क्या हो गया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ, मतलब ये अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हो गया, इसको टोटल मास से डिवाइड करके इंटू 100 कर दिया, तो ये परसेंटेज में आ गया, 4.58% हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। नॉर्मल केस में अगर खाली कार्बन और हाइड्रोजन ही मेरे निकल आए, तो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिनमें ये नाइट्रोजन सल्फर वगैरह नहीं है, खाली अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीन ही चीज होते, तो 100 माइनस करके बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन आ जाता, ठीक है। अच्छा, अब नाइट्रोजन की क्वांटिटेटिव स्टडी करने के लिए, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव तो पीछे कर चुके थे, कितना नाइट्रोजन है, दो तरीके हैं, एक है ड्यूमास मेथड और आगे चल करके जेल्डाल्स मेथड। तो देखो ड्यूमास मेथड में क्या करते हैं, ये फिगर से सारी बात समझ में आ जाएगी बड़े अच्छे से, कि इधर से देखो ना CO2 भेजी, तो हो सकता है CO2 जहां से भी तुम बना रहे हो वहां पर थोड़ी इम्प्योरिटी हो, ऑक्सीजन कमी हो, इसलिए इसमें थोड़ी सी कार्बन मोनोऑक्साइड हो, इसलिए पहले मैंने एक CuO का गेज लगा दिया, ताकि अगर कुछ CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में ही रह गई हो कार्बन, तो वो यहाँ ऑक्साइड होकर के मतलब सारी की सारी CO2 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आगे मेरे पास CuO प्लस सम काइंड ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी मेरा वे करके जितना मैंने रखा था, ठीक है, ये रख दिया, और ये पूरी चीज एक फर्नेस में रखी है, तो हीट होने से क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और नाइट्रोजन जो है, ठीक है, वो देखो उन्होंने यहां ऊपर लिखा, वो N2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन्होंने क्या रिएक्शन लिख लिया, अगर मान लो मेरे पास CXHYNZ है, तो कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो गया, और नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट हो गया। अब फिर मैंने क्या किया, वही कोर्स CuO डाल दिया, ताकि कुछ बचा हुआ ऑक्सीडेशन करना हो, तो उसको इसके सबसे पास करके फाइनली एक मरकरी सील से पास करते हुए इसको बबल किया, ठीक है। हाँ, तो देखो इन्होंने नीचे लिखा है, द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कलेक्टेड ओवर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, जो वाटर वेपर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो उसी एक्वस KOH सोल्यूशन में ट्रैप हो जाएगी, और खाली नाइट्रोजन ऊपर मुझको मिलेगी। तो बेसिकली मैंने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को CO2, H2O और N2 में ब्रेक कर लिया, जिसमें से CO2 और H2O को एब्जॉर्ब करा लिया, और N2 मुझे मिल गई, ठीक है। अब इसके कैलकुलेशन बड़े सिंपल हैं, देखो एग्जांपल करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं, इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 50 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin and 715 millimeter of pressure, ठीक है। Calculate the percentage composition of nitrogen the compound, aqueous tension at 300 Kelvin is 15 mm, ठीक है। अब aqueous tension क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि जब भी मैं कभी, ये फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से बात आ रही है, जब भी मैं कभी किसी गैस को लिक्विड के ऊपर कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, जैसे यहां पर मैंने वाटर के ऊपर कैप्चर करने की कोशिश करी है, तो कुछ वाटर वेपर जरूर गैस में आ जाएगी, यानी कि जो भी मैंने मिक्सचर कैच किया है वो नाइट्रोजन नहीं है, वो नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर होगा हमेशा, ठीक है। अब टिपिकली वो वाटर वेपर सैचुरेटेड होगा, तो अगर मेरा टोटल प्रेशर 715 mm ऑफ मरकरी है, तो उसमें से 15 mm ऑफ मरकरी तो वाटर वेपर ही होगी। तो एक्वस टेंशन का मतलब है
साइड में लिख लो सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना। वाटर का वहां पर उसमें जो मिक्सचर है उसमें कितनी वाटर वेपर है, वो 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, ठीक। तो इन्होंने 715 में से 15 घटा करके 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर लिख लिया। उसके बाद पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देना है, ठीक है। या इन्होंने जो काम किया वो थोड़ा सा अलग हटके किया। इन्होंने कहा कि एसटीपी पे अगर 760 mm पर मरकरी प्रेशर होता और 273 केल्विन होता तो वॉल्यूम 22.4 होती, ठीक है। उस हिसाब से एस्टिमेशन कर लिया है। तो इन्होंने क्या किया कि अगर 300 पे और 700 mm के प्रेशर पे 50 तुम्हारा वॉल्यूम है तो एसटीपी पे जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 50 इंटू 700/760 ये प्रेशर का फैक्टर और इंटू 273/300 ये वॉल्यूम का फैक्टर लगा लिया। तो अगर तुम वॉल्यूम चेंज करोगे, सॉरी टेम्परेचर प्रेशर चेंज करोगे तो नई वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यानी कि एसटीपी पे 41.9 ml आ गया। अब 22.4 ml जो था वो 28 ग्राम था, 41.9 ml इतने ग्राम हो गया और इतने ग्राम इन जो भी 0.3 ग्राम से मास परसेंट निकाल दिया। तो एक कैलकुलेशन सिंपल है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं तुमको बता दूं जिसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। आजकल नए जमाने में एसटीपी में जो प्रेशर होता है वो 1 बार ले लिया जाता है और जब प्रेशर 1 बार लिया जाएगा तो वॉल्यूम 22.7 लीटर ले ली जाती है। नहीं तो भाई ये समस्या फिर ये तो बता रहा है। पुराने जमाने में जब हमारे टाइम पे हम पढ़ाई कर रहे थे तो एसटीपी डिफाइंड था 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फियर। 1 एटमॉस्फियर 1 बार से थोड़ा ज्यादा था, 1.013 था। तो उस समय पे एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर कही जाती थी। अब 1 एटमॉस्फियर चूंकि एसआई यूनिट में थोड़ा गड़बड़ होता है इसलिए नए जमाने में लोगों ने एसटीपी को चेंज कर दिया। लोगों ने कहा एसटीपी का मतलब हो गया 273 केल्विन ही रहा लेकिन प्रेशर 1.013 बार की बजाय 1 बार कर लिया, 1% का चेंज कर लिया। तो वही भाई 22.4 से वो 22.7 वॉल्यूम हो गई। जो प्रेशर तुमने घटाया तो वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ गई। तो अब समस्या क्या हो गई, क्योंकि हमारी किताबें जो लिखी गई हैं वो कहीं कहीं पे एसटीपी को 22.7 लीटर ले लेती हैं और कहीं पे 22.4 ले लेती हैं। यहां पर मुझे 22.4 ही लेना है क्योंकि जो 760 mm ऑफ मरकरी है वो 1 बार नहीं है। 760 mm ऑफ मरकरी 1 ATM है। तो 1 ATM पे जो इसका प्रेशर होगा वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा और 1 ATM पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि मैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मेरे पास डायरेक्ट कन्वर्जन है। मिलीमीटर के बार का हमारे पास वैसे भी कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा इससे भी आसान तरीका है वो ये कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा लो, ठीक है। तो तुमको पता होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आर की वैल्यू 8.314 ले लेंगे और प्रेशर को पास्कल में ले लेंगे, आंसर सही आ जाएगा। सारे कन्वर्जन तुम उसमें लगा सकते हो, तुमको पहले से पता है, तुम्हारा काम। तो ये क्या है, मैंने नाइट्रोजन को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और वहां से उसका एस्टिमेशन किया। ये ड्यूमार्क मेथड है। जेल्डाल मेथड थोड़ा सा अलग है। ये नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और अमोनिया चूंकि बेस है इसलिए हम उसको एसिड बेस टाइट्रेशन से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो जेल्डाल्स मेथड समझने के लिए फिगर 12.16 लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जो भी मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 और कॉपर सल्फेट के साथ हीट करते हैं। ये स्टेप 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जो भी मेरा नाइट्रोजन है वो किसी वजह से अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें जानना नहीं है। पर कह रहा है द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
नाइट्रोजन द कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड टू अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब ये जो रिजल्टिंग एसिड सोल्यूशन है इट इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला स्टेप क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर सल्फेट और H2SO4 के साथ हीट किया ताकि अमोनियम सल्फेट बन जाए। अब हम लोग जब अमोनियम आयंस को हमने पढ़ा था पी ब्लॉक में, जब अमोनियम वाले किसी सॉल्ट को NaOH से ट्रीट करते हैं, चूंकि NaOH में OH माइनस आयन होता है और अमोनिया वीक बेस है, तो अमोनियम आयन NaOH के साथ अमोनिया की वेपर दे देता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्सेस ऑफ KOH या NaOH के साथ इसको दूसरे वाले एपरेटस में हीट किया। तो ये दो अलग अलग फिगर हैं। लेफ्ट में क्या हुआ, पहले अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट किया जलडास फ्लास्क में, और फिर उसमें एक्सेस ऑफ NaOH डाल करके इसको हीट किया। तो सारी की सारी अमोनियम सल्फेट की अमोनिया ऊपर अमोनिया बन करके यहां से एवोपरेट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ये ऊपर एक छोटा सा जलडाल स्ट्रैप लगा दिया है ताकि इसमें कोई चीज अगर कोई वेपर उड़ करके आए तो वो वापस नीचे गिर जाए, खाली अमोनिया ही यहां से ऊपर जाए। और ये जो अमोनिया है ये साइड में मैंने एक नोन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड रख रखा है। तो मान लो मेरे पास ऐसा होगा 10 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl या H2SO4। ठीक है, अब जब ये अमोनिया इससे पास करेंगे तो अमोनिया उस नोन एसिड से रिएक्ट कर जाएगी। तो मान लो मेरे पास कुछ गिवन अमाउंट ऑफ एसिड था, उसके थ्रू मैंने अमोनिया पास कर दी, तो उस एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, और इस एसिड को टाइट्रेट करके जान लेंगे कि कम कितनी स्ट्रेंथ है। तो ओरिजिनल कितना एसिड था, बाद में कितना एसिड रह गया, दोनों का डिफरेंस बता देगा कि कितनी अमोनिया ऊपर से उड़ करके आई, और जितनी अमोनिया आई उससे एस्टिमेट कर लेंगे कितना नाइट्रोजन है। तो एग्जाम्पल करते हैं तो इससे पता चलेगा। ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डास मेथड द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। तो पहले लेफ्ट वाला सारा चीज एक लाइन में आ गया, कैसे भी करके मैंने उसमें से 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड लेकर के उससे अमोनिया इवॉल्व कर दी। ठीक है, द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम द 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड इन जेल्डास एस्टिमेशन नाइट्रोजन न्यूट्रलाइजेस 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। तो हमें मालूम है H2SO4 का n फैक्टर 2 है, तो 10 ml इंटू 2 नॉर्मल हो गया, तो ये 20 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 था। इसमें से मैंने अमोनिया पास कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास 20 मिली इक्विवेलेंट ही अमोनिया थी। ठीक, अगर 20 मिली इक्विवेलेंट अमोनिया थी तो इसका मतलब 20 मिली मोल अमोनिया थी, क्योंकि अमोनिया का n फैक्टर 1 है। ठीक है, और अब तुम्हें पता है कि 1 मिलीमोल अमोनिया में 1 मिलीमोल नाइट्रोजन एटम होते हैं, NH3 है। तो 20 मिलीमोल अमोनिया में 20 मिलीमोल नाइट्रोजन एटम थे, तो 20 इंटू एटम बोल रहा हूं इसलिए 14/1000। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या किया, 14 इंटू 20/1000 करके बता दिया कि इसमें जो भी 0.28 ग्राम नाइट्रोजन होगा, और चूंकि 0.5 में 0.28 है तो एस्टिमेट के 56% नाइट्रोजन लिख दिया। ठीक है, अब ये जो सवाल था इन्होंने थोड़ा सा सरल करके बता दिया कि जितनी अमोनिया थी उसमें सारे के सारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर लिया। रियल लाइफ में ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा तो पहले से पता था कि इसमें से 20 ml मिलीमोल ही अमोनिया निकलने वाली है। तो रियल लाइफ में ये सवाल कैसे होगा मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनना बिल्कुल। सवाल इसको ऐसे पढ़ो, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डास मेथड द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड इन जेल्डाल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। ठीक है, क्वेश्चन को जरा सा चेंज कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, 50 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। ठीक, साइड में लिख लो, अनदर क्वेश्चन करके लिख लो, और ऐसे लिख लेता हूं। तो यहां पे आ गया
50 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 लिख दिया, तो इसका मतलब मेरे पास 100 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 था। अब जब इसमें से मैंने अमोनिया पास कर दी तो रिमेनिंग सोल्यूशन लिखो, रिमेनिंग सोल्यूशन रिक्वायर्स 80 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सोल्यूशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो अगर ये कह दिया कि रिमेनिंग सोल्यूशन रिक्वायर्स 80 ml ऑफ 1 मोलर NaOH, इसका मतलब रिमेनिंग सोल्यूशन में 80 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 था, तो मैंने 100 मिली इक्विवेलेंट डाला था और बाद में टाइट्रेशन करने में खाली 80 निकला, तो 20 मिली इक्विवेलेंट कहां गया, अमोनिया से रिएक्ट कर गया। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कितनी अमोनिया थी। तो बेसिकली मैं जस्ट जितनी अमोनिया उतना H2SO4 कैसे लूंगा, मुझे पता ही नहीं था कितना था, मैं एक्सेस ऑफ H2SO4 लूंगा ताकि अमोनिया रिएक्ट कर जाने के बाद जितना H2SO4 बचे उसको सब्ट्रैक्ट करके मुझे पता चल जाए कि कितनी अमोनिया आई, और फिर वहां से एस्टिमेशन करेंगे। असली सवाल प्रैक्टिकल में इस तरीके का और न्यूमेरिकल भी इस तरह के आ सकते हैं। ये हो गया जेल्डाल्स मेथड। ठीक, आगे चले। अब इसके बाद के मेथड वैसे ही हैं। तो हेलोजन में क्या किया इन्होंने, केरियस मेथड यूज किया। केरियस मेथड में कुछ खास बात नहीं है। A known mass of organic compound is heated with fuming nitric acid in presence of silver nitrate contained in a hard glass tube known as Carius tube। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो कार्बन और हाइड्रोजन जो हो जाएंगे वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली सारी ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना HNO3 का, तो खाली हेलोजन को ही छोड़ देगा। तो जो हेलोजन हो जाएगा वो AgX के फॉर्म में मुझे प्रेसिपिटेटेड मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले ही एस्टिमेट कर चुका हूँ कि भाई मेरे पास क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। ठीक है, तो जब मुझे AgX मिल जाएगा उसका वजन ले लेंगे और फिर वही यूनिटरी मेथड से सवाल सॉल्व कर लेंगे कि भाई AgCl में इतना क्लोराइड होता है, तो अगर मुझे इतना AgCl मिला तो कितना क्लोरीन है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल एक करके देखते हैं। इन केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.12 ग्राम ऑफ AgBr। ठीक है, तो AgBr का मॉलिक्यूलर मास है 188 ग्राम, जिसमें से 80 ब्रोमीन है, 108 Ag है। ठीक है, तो इसका मतलब 188 में 80 ब्रोमीन है, तो 0.12 में 80 इंटू 0.12 अपॉन 188 ये ब्रोमीन आ गया। और इतना ब्रोमीन था एक्चुअली 0.15 में, तो अपॉन 0.15 इंटू 100 कर लिया तो 34% ब्रोमीन आ गया। सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो आइडिया क्या है कि HNO3 से बाकी सारी चीजों को ऑक्सीडाइज करा दो और AgNO3 से AgX का प्रेसिपिटेट ले लो और फिर यूनिटरी मेथड लगा के बता दो कितना क्लोरीन है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही काम सल्फर के साथ करना है। ठीक है, बस खाली इस बार मुझे AgNO3 की जगह पर सोडियम परऑक्साइड ले लेना है। तो सेम वही केरियस ट्यूब में HNO3 के साथ सोडियम परऑक्साइड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जो सोडियम परऑक्साइड होगा वो सल्फर को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इस बार AgNO3 की जगह पर बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट ले लेंगे। तो सल्फेट का टेस्ट क्या है, वो बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट दे देता है और फिर वही यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। तो जरा एग्जांपल पढ़ते हैं क्या हुआ। इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला है मतलब 137 प्लस 32 इंटू 64 233, और इस 233 ग्राम में खाली 32 ग्राम सल्फर है। तो अगर 233 में 32 ग्राम है तो 0.4813 में कितना है ये कैलकुलेट कर लिया, और इतना सल्फर प्रेजेंट है 0.157 में, तो डिवाइड करके इनटू 100 कर लिया। तो हैलाइड्स हैं तो AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं और उससे यूनिटरी मेथड लगा ले रहे हैं। ये बेरियम सल्फेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहा है, उससे यूनिटरी मेथड। ठीक है, एग्जैक्टली यही काम हम लोग फॉस्फोरस के लिए करेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं जो नोन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया और उसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया ताकि फॉस्फोरस एसिड
फास्फोरस जो है वो फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाए और फिर वही अमोनियम मॉलिबिडेट यूज करेंगे, तो वो अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट का जैसे पीछे येलो प्रेसिपिटेट दे रहा था वैसे ही प्रेसिपिटेट दे देगा। पर पिछली बार खाली येलो रंग देख करके खुश हो जा रहे थे, इस बार उसका मास मेजर कर लेंगे, ठीक है, और मास मेजर करके फिर वही यूनिटरी मेथड लगा देना है, ठीक है। यहां पर एक अल्टरनेटिव मेथड भी दे दिया, एक तो मैं फॉस्फेट को सोडियम अमोनियम मॉलिबिडेट से प्रेसिपिटेट करा सकता था, दूसरा काम कह रहे हैं अल्टरनेटिवली फॉस्फोरिक एसिड में ऑल्सो भी प्रेसिपिटेटेड as Mg ammonium phosphate by adding magnesia mixture which on ignition yield to Mg2P2O7, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड यूज किया, इसमें फॉस्फोरस Mg2P2O7 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर प्रेसिपिटेट का मास निकालेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो पहला वाला जो देखो कैलकुलेशन उन्होंने किया परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस का, जब अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट यूज कर रहे हैं तो अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास 1877 है, और ये मेरे हिसाब से याद होना चाहिए, मुझे खुद ही भूल जाता है, लेकिन क्योंकि मॉलिब्डेनम वगैरह के एटॉमिक मास हम लोगों को वैसे याद नहीं है, इसलिए ये 1877 ग्राम में 31 ग्राम फॉस्फोरस है, ठीक है। तो m1 ग्राम में कितना फॉस्फोरस हो जाएगा, ये आ जाएगा, उसको m से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। और अगर मान लो Mg2P2O7 देख रहे हो तो इसका मॉलिक्यूलर मास 222 है, जिसमें 2 फॉस्फोरस की वजह से इन्होंने 62 ग्राम ले लिया, तो फिर यूनिटरी मेथड लगा लिया और काम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हिसाब लगा लेंगे। अब इस तरीके से सब चीज का परसेंटेज आ जाएगा। अब बची हुई चीज क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूजुअली फाउंड बाय द डिफरेंस बिटवीन द टोटल परसेंटेज कंपोजिशन एंड द सम परसेंटेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, ठीक है। एक तो एक तरीका हो गया। दूसरा कह रहे हैं हाउएवर ऑक्सीजन कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड डायरेक्टली एज फॉलोज, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम इसको एक नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में पास करते हैं, तब a definite mass of organic compound is decomposed by heating in a stream of nitrogen gas. The mixture of gaseous product containing oxygen is passed over red hot coke. When all the oxygen is converted into carbon monoxide, this mixture is passed through a warm iodine pentaoxide where carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide producing iodine, ठीक है। तो essentially क्या हुआ, जो भी मेरे पास कार्बन है ऑक्सीजन है वो पहले CO में कन्वर्ट कर लिया और उस CO से मैंने आयोडीन प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। ऑन मेकिंग द अमाउंट ऑफ CO प्रोड्यूस इन इक्वेशन A इक्वल अमाउंट ऑफ CO यूज इन इक्वेशन B बाई मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन A एंड इक्वेशन B बाई 5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ऐसे बेकार बात है, ये तो इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, तो ये तो तुम खुद कर लोगे। आइडिया ये है कितना आयोडीन प्रोड्यूस हुआ वो हम लोग टाइट्रेशन करके निकाल सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड थी, उससे पता चल जाएगा कितनी ऑक्सीजन थी, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने ये कहा कि लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन बी m, लेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस m1, और फिर वहां से क्या आ जाएगा कि 44 ग्राम में 88 ग्राम में क्यों क्या 88 एक मिनट, अच्छा ठीक है। असल में यहाँ पे छोटा देखो पंगा हो गया, मेरा भी इस पे ध्यान नहीं गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है उसमें से एक ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, और दूसरा ऑक्सीजन I2O5 से आया हुआ है, ठीक है, पक्का। तो जो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगी उसके मास से जितना ऑक्सीजन है वो टोटल ऑक्सीजन कंपाउंड से नहीं आया है, उसका आधा। तो 44 ग्राम में 32 ऑक्सीजन है, उसका आधा यानी कि 16 या 88 में 32, ठीक है। वहां से हिसाब निकल करके आया। तो यहाँ पे 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है।
तो इंटू m1 करके टोटल ऑक्सीजन आ गया और फिर परसेंटेज निकल करके आ गया। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग सारा काम कर सकते हैं, लेकिन आजकल ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज एक खास तरह का इक्विपमेंट मार्केट में आ गया, इसको CHN एलिमेंटल एनालाइजर कहते हैं। उसमें एक छोटा सा सैंपल इंजेक्ट करेंगे और वो सारी एनालिसिस करके एक, जैसे उन्होंने कहा ना, 1 से 3 मिलीग्राम सैंपल डालेंगे और तुमको एनालिसिस करके फाइनल जो भी एलिमेंटल कंसंट्रेशन हैं वो कैलकुलेट करके बता देगा। ऑब्वियसली वो हम लोगों की पढ़ाई के लिए नहीं है, तो हमारे सवाल तो इसी से आएंगे। ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो गया। इसके न्यूमेरिकल वगैरह करो, फिर बात करते हैं। थैंक यू।